नमस्कार, मैं हूँ श्याम पचौरी और आपका स्वागत करता हूँ जागृति आईएएस में। हमने कल के टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरीय योजना तक का अपना पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया था और अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में क्या बात है कि हम सबसे पहले मोहरों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। इतिहासकारों को सिंधु घाटी का इतिहास लिखने में जो सबसे बड़ी सहूलियत अगर कहीं से मिलती है तो मोहरों के माध्यम से मिलती है। तो मोहरों का अध्ययन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि इनसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो मोहरों के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या जानें कि मोहरें किस लिए प्रयोग होती होंगी, इसका प्रयोग क्या रहा होगा, प्रयोजन क्या रहा होगा। बेसिकली बात यह है कि प्रामाणिकता के लिए, पहचान के लिए इसका प्रयोग होता रहा होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं। प्रामाणिकता के लिए मतलब किसी माल को जब बिक्री के लिए, व्यापार के लिए माल को जब जहाज पर लादा जाता होगा तो वह व्यापारी जो कि माल भेज रहा है कहीं, अपनी मोहर उस पर छाप दिया करता होगा। तो वो यह प्रमाणित करता होगा कि ये हमारा माल है, हमने भेजा है। तो इसके प्रयोग को समझ लिया। फिर दूसरा कि निर्माण सामग्री क्या रही होगी, इसको निर्मित कैसे किया जाता रहा होगा। तो सामग्री में सबसे ज्यादा उपयुक्त जो सामग्री है वो सैल खड़ी पत्थर है। सैल खड़ी पत्थर का उपयोग मुद्राओं को बनाने में बड़ी मात्रा में किया जाता रहा। इसके प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में मोहरें मिलने के बाद स्वतः सिद्ध है। इनका आकार क्या है, आकार क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें उस समय में, उस दौर में दो तीन प्रकार की सभ्यताएं देखने में आती हैं। एक तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है ही, दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है और एक मिस्र की सभ्यता भी है। और इन सब से, यानी कि मिस्र से और मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के अच्छे रिलेशन हैं, व्यापारिक संबंध हैं। और व्यापारिक संबंध होने के नाते मुद्राओं का आदान प्रदान होता रहता होगा। ऐसे ही कुछ प्रमाण उन सभ्यताओं के यहां पे भी प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहां की मुद्राओं के प्रमाण वहां पे प्राप्त हुए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चूंकि एक घरेलू सभ्यता है, घरेलू मुद्राओं का बहुत बड़ी मात्रा में जो हमें के मिली हैं, उनके आकार को देखने से पता चलता है कि ये इसी सिविलाइजेशन की रही होंगी। तो कैसे पता लगाते हैं कि ये मिस्र की रही होगी, ये मेसोपोटामिया की रही होंगी? तो उनसे तुलना करते हैं, वहां के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो मिस्र की सभ्यता है वहां पे जो बड़ी मात्रा में मुद्राएं प्राप्त होती हैं, उनके कुछ नमूने जब सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेंगे तो इतिहासकार मानेंगे कि ये मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रहा होगा और उस काल के दौरान ये चीज यहाँ पे आई होगी, ये मुद्रा उस माध्यम से यहाँ आई होगी। ऐसा ही मेसोपोटामिया के संबंध में भी रहा होगा। अगर हम आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर है
उसका आकार वर्गाकार है या चौकोर है? चौकोर मुद्राएं चौकोर हैं, उसमें आयताकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकती हैं। तो ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि इनका आकार चौकोर और वर्गाकार है, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की जो मुद्राएं हैं वो कैसी हैं? यहां से भी मैचिंग करने के लिए मतलब युग्म सुमेलित करने के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा कि मेसोपोटामिया की मुद्रा का आकार चौकोर था, ईरान की या मिस्र की सभ्यता का आकार बेलनाकार था। तो कैसा था? बेसिकली ये दोनों ही तथ्य गलत हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मोहर है उसका आकार बेलनाकार है, और वहीं पे ईरान की या मिस्र की जो सभ्यता है उसका आकार वृत्ताकार है। अब जब युग्म सुमेलित करने के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन होगा तो हमारे ध्यान में यह बना रहना चाहिए कि आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुद्रा का आकार कैसा है? चौकोर है, वो वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। मेसोपोटामिया की मोहर का आकार वृत्ताकार नहीं बेलनाकार है, और ईरान या मिस्र की सभ्यता का जो मोहर है वो वृत्ताकार है। और एक दूसरे के क्षेत्र में मुद्राओं के मिलने से क्या बात पता चलती है? कि इनके व्यापारिक संबंध थे, अच्छे व्यापारिक संबंध रहे होंगे। फिर दूसरी बात क्या पता चलती है मुद्राओं से? मुद्राओं से यह बात पता चलती है कि उन पे बड़ी मात्रा में लिपियां प्राप्त होती हैं। लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं, चित्राक्षर प्राप्त होते हैं। चित्राक्षर मतलब जो मेसोपोटामिया की जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ही है उसके नमूने प्राप्त होते हैं। फिर अन्य संकेत भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अन्य संकेत में जैसे कि बहुत सारे पशुओं का चित्रांकन किया गया है, बहुत सारे पशुओं का चित्रांकन किया गया है, तो पता चलता है कि कौन कौन से पशु यहां रहे होंगे, किन पशुओं का प्रमुखता से उपयोग होता रहा होगा, कौन से पशु धार्मिक दृष्टिकोण के रहे होंगे। ये सारे तथ्य इतिहासकार निकालते हैं। तो ऐसे में हमें इतनी सारी मुद्राओं में सबसे ज्यादा जो पशु का चित्रांकन मिलता है वो एक श्रृंगी पशु का मिलता है। एक श्रृंगी पशु का मिलता है, और एक श्रृंगी पशु को यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा इसकी मान्यता रही होगी। किंतु ऐसी मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई हैं जहां हमें कुबड़ वाले सांड की बहुत बड़ी मात्रा में चित्रांकन मिलता है। तो सबसे ज्यादा कलात्मक दृष्टिकोण से बेहतरीन मुद्रा है वो कुबड़ वाले बैल से संबंधित है। और भी बहुत सारे पशुओं का चित्रांकन मिलता है जिनमें कि गेंडा है, हाथी है, शेर, हिरण, भैंस आदि जैसे बहुत सारे पशुओं का चित्रांकन देखने को मिलता है। किंतु प्रश्न यहां से नहीं आएगा, प्रश्न अपवाद से आएगा। प्रश्न होगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे या नहीं? गाय से परिचित थे, क्योंकि ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी कि ये कुबड़ वाले सांड की बहुत बड़ी मात्रा में जो मुद्राएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो क्या गाय के बिना सांड की प्राप्ति की जा सकती है? अकेला तो नहीं हो सकता, गाय तो रही ही होगी।
किंतु मुद्राओं पे गाय हमें देखने को नहीं मिलती। प्रश्न ऐसे भी डिजाइन हुआ कि गाय का चित्रांकन मुद्राओं पर किया गया है, तो नहीं। घोड़े का चित्रांकन किया गया है, यह भी नहीं, क्योंकि घोड़े का संबंध तो लगभग लगभग आईबीसी से नहीं है। कुछ एक अपवाद हैं कि इनके अस्थि पंजर, कहीं से कोई दांत मिल गया, कहीं से इसके हड्डियों के कुछ नमूने मिल गए, किंतु इस बात से यह प्रमाणित नहीं होता पूरी तरीके से कि घोड़े का पालन इस सभ्यता के अंतर्गत किया जाता रहा होगा, क्योंकि घोड़े के ये नमूने बहुत कम प्राप्त हुए हैं, किन्हीं किन्हीं स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में ये अंदाज लगाया जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि ये अन्य किसी सभ्यता से, जैसे कि मिस्र या मेसोपोटामिया सभ्यता से घोड़ा यहां पे कोई व्यापारी आया होगा घोड़े के साथ और उसका घोड़ा यहीं पे मर गया होगा, तो उसके ये अस्थि पंजर हैं। आईबीसी के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ऐसा ही ऊंट के बारे में, कि ऊंट का चित्रांकन भी मोहरों पे नहीं मिलता। तो ये तीन चीजें अपवाद में, गाय, घोड़ा और ऊंट का चित्रांकन मोहरों पर नहीं किया गया है। फिर जो अगला तथ्य है, अगला तथ्य यह है कि पशुपति शिव की मोहर प्राप्त होती है। मोहनजोदारो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक ध्यान मुद्रा में योगी बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द कई पशु हैं। उन पशुओं के बारे में जानना जरूरी नहीं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी डिजाइन नहीं होते। ये बेसिक समझ बना ली कि ये कौन कौन से पशु से सभ्यता के लोग परिचित थे, तो हमारा काम हो जाता है। पशुपति शिव की मोहर मिली है। सर जॉन मार्शन वो मानते हैं, मार्शल साहब, कि ये शिव की प्रतिमूर्ति रही है, क्योंकि हमारा जो वैदिक कालखंड के बाद का जो कालखंड है उसमें हमें जो शिव का चित्रांकन देखने को मिलता है वो भी ऐसी ही ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, उनके इर्द गिर्द भी ऐसे ही पशु दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार की व्यवस्था पशुपति शिव की मोहर में हमें देखने को मिलती है। तो इतिहासकार इसे पशुपति शिव की मोहर के नाम से जानते हैं। कहां से मिली है? तो मोहनजोदारो से मिली है प्रमुखतया। कैसी मुद्रा में बैठी है? तो ध्यान मुद्रा में, योगी की मुद्रा में। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए योगी की मुद्रा कहां से मिली है, तब भी बात एक ही होगी, चाहे उसे पशुपति शिव की मोहर कहो, चाहे उसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए योगी की मोहर कहो। फिर अन्य नमूने भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि किसी मोहर से, जैसे कि लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें नाव के चित्रांकन मिलते हैं। नाव के चित्रांकन, पाल वाली नाव का चित्रांकन मिलता है। एक ओर माल का चित्र है, दूसरी ओर नाव का चित्र है। तो इस बात से पता चलता है कि उस समय में व्यापारिक संबंधों को बरकरार रखने के लिए, व्यापार करने के माध्यम में जो यंत्र उपयोग किया जाता रहा होगा वो नाव था। नाव से ये लोग परिचित थे। तो मुद्राओं से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यही है। यहां से हमारी समझ क्लियर हो गई मुद्राओं के बारे में। पर एक बात निकल करके आ गई कि मोहरों से हमें लिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई प्रकार की चित्र टाइप, कुछ अक्षर देखने को मिलते हैं जिसे कि इतिहासकार चित्रात्मक लिपि के रूप में जानते हैं। तो इनकी लिपि के बारे में जो बेसिक समझ बनती है
तो इनकी लिपि काफी बड़ी थी। सबसे पहली बात, लगभग 400 से 500 अक्षर इनकी लिपि में होने चाहिए, जो कि हमें यानी इतिहासकारों को विभिन्न मोहरों, विभिन्न मृदभांडों और कई स्थलों से लिखे हुए नमूने के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो समझ लीजिए कि बड़ी लिपि थी इनकी। दूसरा तथ्य लिपि के बारे में कि ये बोस्त्रोफेडन लिपि थी। बोस्त्रोफेडन क्या होता है? बोस्त्रोफेडन का मतलब होता है कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाएगी। पहली पंक्ति में दाएं से बाएं क्यों, बाएं से दाएं लिखी जाएगी। मतलब पहली लाइन में बाएं से दाएं की ओर लिखावट लिखी हुई प्राप्त होगी। फिर दूसरी ओर से जब वो लिखना प्रारंभ करेगा तो दाएं से बाएं की ओर प्रारंभ कर देगा। यानी कुल मिलाकर के ये इस तरीके से डिजाइन होगी। इस तरीके से पहले लिखेगा और फिर इस तरीके से लिखेगा, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा क्रम। यही है बोस्त्रोफेडन। फिर तीसरा तथ्य कि ये लिपि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक मतलब अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करने वाली लिपि। भावों को चित्रों के माध्यम से, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक या कीलाक्षर प्रकार की लिपि कहा जाता है। फिर एक जो लिपि के बारे में प्रमुख तथ्य है कि सबसे बड़े नमूने इस सभ्यता के लिपि के नमूने इस सभ्यता के लिपि के सबसे बड़े नमूने कहां से प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए, एक साइन बोर्ड से प्राप्त हुए, एक दफ्ती टाइप पड़ी हुई मिली जिसमें बहुत बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ देखने में मिला। इतिहासकार इनकी लिपि को नहीं समझ पाए, किंतु ऐसा अंदाज लगाते हैं कि ये किसी साइन बोर्ड की तरह काम करता रहा होगा, दूर से देखने में प्रयोग किया जाता रहा होगा। यानी दूर से ही ये चीज समझ में आ सके कि ये कोई स्थान है, कोई विशेष स्थान है। अब इतनी बात लिपि के बारे में। अगला पॉइंट है ईंट। समरूपता के बिंदुओं में अगला पॉइंट ईंट। ईंट जो कि सभी स्थलों से लगभग उसी अनुपात की, उसी स्वरूप की प्राप्त हुई। इनकी ईंट देखने में चौकोर है, साथ ही ईंट का आकार सभी जगह समान है। अनुपात क्या है? 1:2:4 का अनुपात। यह इनकी ईंट है, 1:2:4। ईंट के बारे में इतना ही तथ्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे इनकी ईंट केवल चौकोरी नहीं थी, जैसे कॉर्नर में लगाने वाली ईंट एल टाइप की होगी, उनके खंभों में अलग प्रकार की ईंट उपयुक्त होगी, पर वो अलग चीज है। विशेषतया जो ईंट उपयोग में लाई जाती थी वो किस तरीके की होती थी? चौकोर आकार की। अब समरूपता के बिंदुओं में अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट क्या है? मनका। मनका, मनका क्यों विशेष है? तो इसके बारे में कुछ तथ्य, जैसे कि इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य का मतलब है कि पत्थर का दाना, जिसे यानी कोई ऐसा कीमती पत्थर जो सुंदरता के लिए उपयुक्त किया जा सकता है, तो ऐसे पत्थर को जब घिस करके उपयोग में लाया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में जब उपयोग किया जाता है, तो वह मन के स्वरूप में जाना जाता है। फिर इसकी निर्माण सामग्री क्या थी? निर्माण सामग्री, दो प्रकार की सामग्रियों के नाम याद रखना जरूरी है। एक तो कार्नेलियन पत्थर होता था, दूसरा
लाजवर्द मणि या लाजवर्द पत्थर, दोनों ही कार्नेलियन और लाजवर्द दोनों ही पत्थर होते थे। जानेंगे कि ये कहाँ से आयातित होते थे, क्या होता था, उसके बारे में जानेंगे। किंतु निर्माण सामग्री यानी इन मनकों को लाजवर्द और कार्नेलियन से बनाया जाता था। उपयोग क्या था? उपयोग सामान्य है, अलंकरण के रूप में उपयुक्त होता था। आभूषणों में सौंदर्यता को और डालने के लिए उपयोग में लाया जाता था। जैसे कि आज भी बहुत सारे पुरुष अंगूठियां पहनते हैं, उन अंगूठियों में नगों का प्रयोग करते हैं, तो वह नग भी तो पत्थर ही होता है। उसको घिस करके एक अच्छी शेप में ढाला जाता है, तब वह नग बनता है। ऐसे ही मन का भी एक उस पे काम करने के बाद वो बनता था। तो अब ये काम कहाँ होता था? इस पत्थर को मनके का स्वरूप कहाँ दिया जाता था? तो उद्योग में। उद्योग में मतलब उद्योग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ चलाया जाता रहा? तो इसके बारे में 2 स्थलों के नाम जान लिए तो काम हो जाएगा। एक तो लोथल, लोथल जो कि एक व्यापारिक बंदरगाह यानी गोदीबाड़ा, जहां से हमें मिला, व्यापारिक राजधानी इस सभ्यता की है, वहीं से हमें मनके बनाने का एक कारखाना मिला है। दूसरा चन्हूदरो, चन्हूदरो से भी मनका बनाने का कारखाना मिला है। अब बात आती है कि ये जो कच्चा माल है, कच्चा माल में क्या बताया? जैसे कि लाजवर्द मणि, लाजवर्द पत्थर, कार्नेलियन, ये कहां से आता था? तो लाजवर्द जो है अफगानिस्तान से आता था। अगर बात आ जाती है किसी देश की, मतलब कंट्री की, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कहां से? तो बदख्शां की पहाड़ी से, बदख्शां की पहाड़ी से ऐसा पत्थर प्राप्त होता था जिससे मनके बनाने में उपयोग किया जा सके। अब इस चीज को यहां पे लाया कैसे जाता रहा होगा? मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सभ्यता का एक उपनिवेश स्थल होता था, जो कि सभ्यता का पार्ट मान सकते हैं किंतु है नहीं। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध अच्छे बने रहें, सुगमता पूर्वक चलते रहें, उसके लिए बीच में एक ऐसा स्थान चाहिए जहां से हमारा माल वहां आसानी से पहुंच सके और वहां का माल आसानी से उस स्थान पे आ सके। तो ऐसा स्थल उपनिवेश स्थल के रूप में परिणत हुआ, जो कि अफगानिस्तान के ही अंदर था, जो कि हमने आपको बताया कि शौतुरघई और मुंडी गाक थी। चूंकि लाजवर्द मणि तो अफगानिस्तान के अंदर प्राप्त हो रही है, तो उस चीज की मंडी इन्हीं स्थानों पर यानी इन्हीं उपनिवेश स्थानों पर लगती थी, जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यानी व्यापारी उसे वहां से खरीदते थे और अपने देश में ला करके यानी अपनी सभ्यता में ला करके और उसको कारखानों के अंदर एक शेप में ढालते थे, जो कि मनका बन करके तैयार होता था। फिर इसका व्यापार कहां कहां होता था? इसका व्यापार चूंकि अलंकरण के रूप में यह उपयुक्त किया जा रहा है, लोगों को अलंकरणों का, आभूषणों का इस दौर में भी बहुत ज्यादा शौक था। पुरुष भी आभूषणों का उपयोग करते थे, स्त्रियां भी आभूषणों का उपयोग करती थीं। तो ऐसे में इसकी डिमांड बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो इस सभ्यता के अंतर्गत तो इसका व्यापार होता था, यानी अंतर्देशीय व्यापार तो होता ही था, जो कि इसके नगरीय स्थल जो कि 100 से अधिक हमें प्राप्त हो चुके हैं, उनके बीच तो इसका व्यापार होता ही था। वरन बाहर भी यानी विदेशों में भी, विदेशों का मतलब अन्य सभ्यताओं, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान सभ्यताओं में भी इसका व्यापार होता था। तो क्या बात निकल करके आती है?
हम बाहर से मनका बनाने का कच्चा माल आयात कर रहे हैं और आयात करने के बाद उसको एक विनिर्मित स्वरूप में दे रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, मनके का विनिर्माण कर रहे हैं और फिर उसका व्यापार कर रहे हैं। तो इनकी सोच को देखिए। ये जानते हैं कि कच्चा माल जब हम लाएंगे तो सस्ता मिलेगा, हम काम करेंगे उस पर तो हमारे यहां कारखाना उद्योग स्थापित होगा, लोगों को काम मिलेगा। तो उससे क्या होगा? उससे लोगों को काम मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति में डेवलपमेंट होगा। और लोगों की आर्थिक स्थिति में डेवलपमेंट होता है तो किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र की, देश की उन्नति भी होती है, उसके डेवलपमेंट में भी बड़ा योगदान होता है। तो एक और तो ये, फिर विनिर्मित माल को हम विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में धन को अपने देश के अंदर खींचे ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से एक बात ये प्रमाणित होती है कि जो भारत का व्यापार है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो व्यापार है, वो भारत के पक्ष में है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे की बात हम जब व्यापार के टॉपिक में जाएंगे तो आगे इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। मनके के अंदर हमारी इतनी बात हो गई, काफी है। अब बात करते हैं मृदभांड की। क्योंकि समरूपता के बिंदुओं में मृदभांड भी सम्मिलित है, क्योंकि जितने भी नगरीय स्थल इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, उन सब से जो मृदभांड प्राप्त हुआ है वो लगभग एक सा ही है। कैसा है? आईबीसी का जो मृदभांड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मृदभांड है, वो लाल पर काली चित्रकारी किया हुआ है। यानी लाल कलर से बर्तनों को, मृदभांड पहले क्या है इसे समझते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बनाए गए बर्तन। तो कैसे मिले हैं? मिट्टी के बर्तनों को बनाया गया, फिर उस पर लाल पेंट पॉलिश की गई और उसके बाद उस पर कुछ चित्रकारी की गई। जैसे कि हमने बताया कि मृदभांडों पर बहुत सारे पशुओं, बहुत सारे लिपि के नमूनों का हमें देखने को मिलती है ये चीज। तो उस पर चित्रांकन किया गया है, वो किस कलर से किया गया है? तो काले कलर से, यानी लाल या गुलाबी कलर से पॉलिश करके उस पर काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। इस प्रकार के तो आईबीसी के मृदभांड हैं, किंतु मृदभांड का जो इतिहास है वो आईबीसी से पहले भी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले पाषाण कालखंड के अंतर्गत होती है। हमने पाषाण कालखंड के अंतर्गत जब बात आई थी तब आपको बताया था कि इसकी शुरुआत मध्य पाषाण कालखंड के अंतर्गत हुई, किंतु बहुत निम्न अवस्था में हुई। बेसिकली इसकी शुरुआत को हम नवपाषाण कालखंड के अंतर्गत आते आते देखते हैं। शुरुआत में मृदभांड जो है कि हाथ से निर्मित किया गया और फिर दूसरे खंड में आते आते इसका निर्माण चाक पर किया जाना शुरू हो गया। फिर आईबीसी का मृदभांड, यानी इसी सभ्यता का, जो कि हमने जान लिया। फिर ताम्रपाषाण का मृदभांड। ताम्रपाषाण का मतलब तांबे और पाषाण का उपयोग जहां ज्यादा मात्रा में दिखा, हमने कहा ताम्रपाषाण। ऐसी सभ्यता का मृदभांड गेरुवर्णी है, गेरुए कलर का। इस पर गेरू कलर की पॉलिश की गई है। फिर हम वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते दो प्रकार के डिवाइडेशन करके हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। एक में ऋग्वैदिक कालखंड है और दूसरा उत्तर वैदिक कालखंड है। ऋग्वैदिक कालखंड जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास रहता है, उसमें एक अलग प्रकार का मृदभांड है। वहां भी गेरुए वर्णी यानी गेरुए कलर का
मृदभांड हमें देखने को मिलता है, जो कि ताम्रपाषाण कालखंड के अंतर्गत भी था। किंतु उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते मृदभांड पर जो कलर है वो अलग प्रकार का हो गया। तो चित्रित धूसर मृदभांड हमें उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते प्राप्त होता है। चित्रित धूसर मृदभांड क्या है? धूसर कलर से पॉलिश करने के बाद उस पर चित्रांकन किया गया है। अब बात आती है 6वीं सदी ईसा पूर्व की। मृदभांड के स्तर का इतिहास में अध्ययन जब करते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के ही मृदभांड का अध्ययन करते हैं। मृदभांड का अर्थ मैंने बताया कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन। किंतु इस प्रकार के बर्तन बाद में भी बनते रहे। आज भी हम घड़े वगैरह बनते हुए देखते हैं। बर्तनों की तो आज अनेकों कोटियां हमें देखने को मिलती हैं, किंतु उन सब का अध्ययन नहीं करते। तो यहां पे क्यों अध्ययन कर रहे हैं? यह भी तो प्रश्न उठना चाहिए। यहां पे हम अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बर्तनों की शुरुआत का और विकास का कालखंड है। फिर तो लगातार परिवर्तन होते जाएंगे और आधुनिक काल तक बर्तनों की कोटियों में तमाम प्रकार की हमें नए पैटर्न दिखाई देंगे। तो वो सब पढ़ना जरूरी नहीं। इतिहास के अंदर टर्निंग पॉइंट्स को पढ़ा जाना जरूरी होता है। वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जहां से कुछ परिवर्तित होता दिखाई देता है। हमें दिखाई दे रहा है कि बर्तनों की शुरुआत कहां से हो रही है और मिट्टी के बर्तन बनने का जो विकास काल है, विकसित अवस्था है, वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो यहां कैसा बर्तन प्राप्त हो रहा है? NBPW लिख लीजिएगा, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उत्तरी काला चित्रित मृदभांड। इस प्रकार का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद मृदभांडों का अध्ययन करना जरूरी नहीं। मैंने एक ही बार में पूरा मृदभांड को आपको बता दिया। अब इससे आगे मृदभांड से क्वेश्चन बनने की संभावना है ही नहीं। अब बात करते हैं समतुल्यता के जो बिंदु हैं, उसमें माप तौल की इकाई भी हमने देखी कि एक ही इकाई के बाट हमें देखने को मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के बाट हमें देखने को मिल रहे हैं पूरी सभ्यता के अंदर। तो कैसा है इनके बाटों का स्वरूप? तो सबसे पहली बात तो यही है कि इन सब की जो माप तौल की इकाइयां हैं उसमें समरूपता है, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु कि चकमक बाटों का उपयोग किया गया है। तीसरा बिंदु 16 के गुणकों में बाटों को मतलब निर्मित किया गया है। जैसे कि अभी हम 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इस प्रकार के बाट हमने निर्मित किए थे। उसी तरीके से इनके जो बाट होते हैं उन पर जो ठप्पा होता है वो 16 के गुणकों में होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि अब अभी तक थोड़े दिन पूर्व तक आप देखें, ये बात बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि कोई बात जब चलती है उनके बीच में और वो कहते हैं कि ये बात हमारी 16 आने सच है। आपने श्री कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा, वहां कहा जाता है कि वो 16 कला पर पूर्ण है। तो ये बात क्या है? थोड़े दिन पहले 16 आने कोई पूर्ण माना जाता था। जैसे आज 1 रुपया होता है, आज 100 को पूर्ण माना जाता है। 100% की बात कही जाती है कि ये बात हमारी 100%
100% सही है। वहां वो कह रहे हैं कि 16 आने सच है, यानी जो वैल्यू 100% की है वही 16 आने की है। यानी कि ये बात हमारी कहां से कनेक्ट होती है? हड़प्पा सिविलाइजेशन से कनेक्ट होती दिखती है। वो कहते हैं कि पूर्णता के मानक में मापतोल की इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इतिहासकार भी इसी प्रकार का यहां से निष्कर्ष निकालते हैं। जब आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है कि हमने क्या वहां से सीखा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से आधुनिक भारत ने क्या सीखा है, तो मापतोल की इकाई भी सम्मिलित हो सकती है। क्योंकि पाठ तो उपयोग ये भी करते थे, पाठ हम भी उपयोग करते हैं, करते ही थे, अभी तक करते हैं। अब ये बात अलग है कि अभी कंप्यूटर कांटे आ गए हैं और नई तमाम टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, किंतु अभी तक तो हम कर ही रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी एक योगदान है उनका। 16 के गुणकों में उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूर्णता की द्योतक की बात कर रहे हैं, जो कि हमने श्री कृष्ण के मायने में भी देखी। 16 आने के सच की बात हम कल परसों तक अपनाते आए हैं, तो बात यहां से कनेक्ट हो सकती है। तो हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? कनेक्ट करने की पावर विकसित करनी होगी, कनेक्टिविटी, लिंकिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के मध्य, हिस्ट्री का पॉलिटी से, पॉलिटी का सोशल जस्टिस से, सोशल जस्टिस का इंडियन सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी का फिर हिस्ट्री से, हिस्ट्री का संबंध फिर ज्योग्राफी से। इस तरीके से लिंकिंग करते हुए कोई भी चीज अलग नहीं होती, समाज के अंदर सब चीज जुड़ के चलती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा अध्ययन होना चाहिए। अलग अलग हम अध्ययन सुगमता से हमारा अध्ययन हो सके इसलिए करते हैं, किंतु लिंकिंग करने की थिंकिंग तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होती है। यह चीज आपको विकसित करनी होगी। अब हमने आपको बताया कि हम विशेषताओं के खंड में आएंगे, अगला हमारा टॉपिक विशेषताओं का होगा। तो विशेषताओं के अंतर्गत हम 4 तरीके की विशेषताएं जो कि हमें यहां पे दिखाई देती हैं इस सभ्यता के अंदर, उनका अध्ययन करेंगे। इनका आर्थिक पहलू क्या है, इनकी सामाजिक दशा क्या है, इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, इनकी राजनीतिक दशा क्या है। इन सबके संबंध में, इन सब विशेषताओं के संबंध में हमारी एक व्यापक समझ बन जानी चाहिए। यही आपसे एग्जाम डिमांड रखता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक पहलू की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक पहलू की ओर बढ़ने से पहले यह जान लो कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता सिर्फ कृषि पर आधारित नहीं होती। सिर्फ लगाने का मेरा आशय यह है कि कृषि भी होती है, किंतु कृषि से इतर अन्य आर्थिक गतिविधियां भी साथ में चल रही होती हैं। तो क्या गतिविधियां चल रही हैं इस दौर में? कृषि तो है ही, क्योंकि कृषि के बिना जीवन संभव नहीं। कृषि से अन्न उत्पादित होगा, अन्न उत्पादित होगा तो न भरण पोषण होगा, और भरण पोषण होगा तो अन्य व्यवस्थाएं जन्म लेंगी। क्योंकि मस्तिष्क को पावर, मस्तिष्क को सोचने की क्षमता, मस्तिष्क को सोचने के लिए टाइम तो तब मिलेगा जब उसका पेट भरा होगा। इसके पीछे एक थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक ये कहानी बहुत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर के युद्ध में, मतलब द्वितीय वर्ल्ड वॉर में 3 व्यक्तियों को गोली मारी गई या गोली लगी,
पहला व्यक्ति राम बोला, राम। दूसरा माओ और तीसरा आलू। और जब जांच की गई तो पता लगाया गया कि उन दोनों के पेट भरे हुए थे, जिसने राम कहा था और माओ कहा था। राम का मतलब है कि धार्मिक दृष्टिकोण होना, आस्तिकवादी होना, नैतिक होना, सच्चरित होना, दार्शनिक टाइप होना। माओ का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो कि नैतिकता के सिद्धांत से उतर जाते हैं, उन्हें आचरण से मतलब नहीं, सदाचार से मतलब नहीं। अब वो अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को एक अलग स्वरूप में समाज में विस्तारित करेंगे। उनका सोचने का नजरिया एक अलग प्रकार का होगा, जैसे कि हम क्रूरतापूर्ण रवैया कह सकते हैं, जैसे कि हम माओवादी के स्वरूप में आज हम देखते ही हैं, अपने देश के अंदर ही देखते हैं। तीसरा व्यक्ति जो आलू कह रहा है, आलू का मतलब है, कहते हैं कि आलू सब्जियों में राजा है। सब्जियों में ही राजा नहीं, ये गरीब का भोजन है। गरीबों में अन्न ना हो तब भी आलू को भून करके खा लेते हैं, काम चल जाता है। अमीरों में न चलेगा, तो ये गरीब की सुविधा है, उसको वो आलू भी न मिल पा रहा है, इसलिए वो आलू कह रहा है। वो भूखा है, उसकी लास्ट में केवल मात्र डिमांड यही है मरते हुए कि मुझे भोजन मिल जाता। यद्यपि इस कहानी को सीरियस न लीजिए, ऐसा नहीं है, ये कहानी क्रिएट की गई है, किंतु जो समझ इसके पीछे व्यापक स्वरूप में विद्यमान है वो ये है कि अगर नैतिकता, सच्चरित्रता, दार्शनिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए और आतंकवाद को विकसित करने के लिए, दोनों के लिए ही व्यक्ति का पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होता है तो दिमाग चलता है, दिमाग काम नहीं कर सकता जब तक वो भूखा है। इस सभ्यता के लोगों का पेट भर चुका था, आईबीसी के लोगों का कृषि में इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि इनका पेट भर चुका था, तो अन्य आर्थिक पहलू भी हमें दिखाई देंगे। इसीलिए आर्थिक पहलू के अंतर्गत दो तीन प्रकार की चीजें हमें जानना जरूरी है। पहली बात, कृषि। इनकी कृषि कैसी है, कृषि के बारे में बेसिक समझ उन्नत है। उन्नत न होती ये सब होता ही नहीं। कृषि उन्नत हुई जहां 10 लोग लग करके कृषि कार्य कर रहे हैं, एक परिवार के 10 लोग मिलकर के एक काम को कर रहे हैं, तब जितना अन्न उत्पादित कर पा रहे हैं पाषाण कालखंड के अंतर्गत। इस सभ्यता के अंतर्गत आते आते एक अलग प्रकार की कृषि प्रणाली विकसित हो गई है। कृषि में डेवलपमेंट होता दिख रहा है। कृषि में अब उतने लोगों को लगने की आवश्यकता नहीं जितने के पूर्व में लग रहे थे। अब 5 लोगों से काम चल जाएगा 10 लोगों की अपेक्षा। अब 5 लोग जो खाली हो गए उनको और काम करने के लिए समय मिल जाएगा। कृषि में उन्नति पहले ही हो चुकी है, तो कृषि के अंतर्गत अधिशेष अन्न का उत्पादन होगा तो उन लोगों का भी पेट भर जाएगा और वो अन्य आर्थिक प्रणालियां विकसित कर लेंगे। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर उद्योग को भी देखते हैं। उद्योग मतलब विनिर्माण करने का तरीका। जो प्राथमिक क्षेत्रक है, आप पढ़ेंगे इसको, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक मतलब प्रकृति से सीधे दोहित करने वाली चीजों का क्षेत्रक, जैसे कि कृषि, जैसे कि खनन, ऐसी सारी चीजें ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगी। और उद्योग या विनिर्माण के अंदर वो चीजें सम्मिलित की जाएंगी जो प्राथमिक क्षेत्रक से लेकर के उनसे कोई नई चीज क्रिएट कर दी जाएगी, नए प्रकार, नए स्वरूप में उसे ढाल दिया जाएगा। जैसे कि हमने मनका बनाने के स्वरूप में
दो चीजें देखी कि इस सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि को आयातित कर रहे हैं और अपने यहां पे उसे बना रहे हैं। लाजवर्द मणि का अफगानिस्तान के अंदर उत्खनन होना ये प्राथमिक क्षेत्र है। ये कृषि जैसी प्राथमिक प्रणाली है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। और जब वही चीज भारत के अंदर यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर आती है और चन्हूदड़ो और लोथल में उसका विनिर्माण किया जाता है, तो ये उद्योग का काम हो जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। अब जब चीजें बनकर के तैयार हो जाएंगी, जब मनके बनकर के तैयार हो जाएंगे, जब कृषि से अन्न उत्पादित होगा, भारी मात्रा में अन्न उत्पादित होगा, तो अब स्वयं जब हम उसे नहीं खा पाएंगे, हमारे पशु और हम सब मिलकर के भी उसका दोहन नहीं कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि उसको बाहर भेज दें, व्यापार कर दें, सप्लाई कर दें, जहां उसकी डिमांड है, जहां से हमें अच्छा धन मिल सकता हो। तो वहीं पे एक तीसरी गतिविधि जन्म लेगी, उसे हम व्यापारिक गतिविधि कहेंगे। ये तीनों चीजें हमें आर्थिक पहलू के अंदर, आईबीसी के अंदर दिखाई दे रही है। अब एक एक क्षेत्र को उठाएंगे, समझेंगे कि क्या पॉइंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उपयोगी हो सकते हैं। कृषि के बारे में पहला पॉइंट, अधिशेष कृषि का विकास हो चुका है। अधिशेष कृषि से मतलब इस सभ्यता में जितने लोग हैं, जितने पशु हैं, जितना अन्न उत्पादित करेंगे, उसमें से उतना प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे कृषक परिवारों से संबंधित हो सकते हैं, तो वो लोग जानते होंगे, वो बच्चे जानते होंगे कि वो मंडियों में अनाज बेचने जाते हैं। जो अनाज वो मंडियों में बेचने जाते हैं, वो उनकी खेती में उत्पादित पूरा माल नहीं होता। खेती में उत्पादन उतना होता है जितना कि उनके भोजन के लिए भी पर्याप्त हो और जो कि वो बेच भी सकें। जो लोग नहीं बेच पा रहे हैं, वहां अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा। जो बेच पा रहे हैं, वहां अधिशेष उत्पादन हो रहा है। भारत के अंदर अभी अधिशेष उत्पादन के मामले में बहुत बड़ी भूमिका में अभी काम चल रहा है। अन्न के मामले में, कृषि के मामले में डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, किंतु साथ ही साथ जनसंख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि अधिशेष उत्पादन तो तब न होगा जब इस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए भोजन की भी बहुत बड़ी मात्रा हमें खेपनी पड़ेगी। और अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तो कृषि क्षेत्र से राष्ट्र की उन्नति के लिए जो डॉलर हमें विदेशों से मिल सकते हैं, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए अधिशेष कृषि का उत्पादन होना किसी सभ्यता के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत बड़ी क्या कहें, बहुत धरातलीय भूमिका निभाता है। वहीं से आर्थिक उन्नति, किसी राष्ट्र की उन्नति में पहली सीढ़ी खड़ी होती है। कौन कौन सी कृषि यहाँ पे चल रही है, किन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है? सबसे पहली बात, कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। कपास का उत्पादन होगा तो कपास का उत्पादन होने से और इसका मनुष्य के द्वारा ये सीख लेने पर कि इससे वस्त्र निर्मित किया जा सकता है, तो वस्त्र उद्योग का तीव्र विकास हो जाएगा। वस्त्र उद्योग के अंदर हम अंतर्गत जब बात करेंगे तो इस पर अच्छे से बात करेंगे। गेहूं का उत्पादन अब बढ़ गया है। गेहूं का उत्पादन अब बढ़ गया है, चावल का उत्पादन कम हो गया है। पाषाण कालखंड के अंतर्गत हमने बात की थी, नवपाषाण कालखंड के अंतर्गत ये बात की थी कि चावल का उत्पादन ज्यादा है। इसलिए जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब ये बात आती है कि अब चावल का उत्पादन थोड़ा कम हो गया है और गेहूं के उत्पादन का स्तर बढ़ने लग गया है।
तिलहन, दलहन जैसी फसलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। फसलों की 9 प्रकार की किस्में उत्पादित हो रही हैं। उन सारी फसलों के नाम जानना जरूरी नहीं। इतना जान लिया, कपास का उत्पादन हो रहा है, गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने लग गया है, चावल का थोड़ा उत्पादन कम हो गया है पर हो रहा है, तिलहन दलहन का उत्पादन भी हो रहा है, काम हो जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो ये फसलें हैं वो किस कालखंड से संबंधित हैं? जरा सोचिए, किस कालखंड से संबंधित हैं? इनका फसल चक्र क्या है? चाहे कपास को लो, चाहे गेहूं को लो, चाहे तिलहन दलहन के समय को लो, ये सारे कालखंड किस चीज से जुड़ जाते हैं? कहीं ना कहीं ये लगभग अक्टूबर से लेकर के मार्च, अक्टूबर से थोड़ा पहले से लेकर के और मार्च अप्रैल तक का जो कालखंड है वहां ये उत्पादित हो रहे हैं। तो इनका फसल चक्र अक्टूबर से मार्च के बीच में माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी सारी फसलों का ये उत्पादन कर रहे हैं, इससे ये बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि इनकी भूमि उर्वर है। उर्वर है तो ये उर्वरता है क्यों, किस कारण? क्योंकि ये बात भी बहुत ज्यादा जानने योग्य है कि इस सभ्यता का विकास उन क्षेत्रों में हो रहा है जो कि भारतीय, आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो उर्वरता के मामले में पिछड़े हुए हैं। चाहे वो पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र हो सकते हैं, राजस्थान के क्षेत्र भी मरुस्थलीय हो सकते हैं जहां पानी की बहुत बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अभी होने लग गया है यहां उत्पादन बड़ी मात्रा में, क्योंकि अभी कृत्रिम साधन बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाने लग गए, किंतु तब तो ये कृत्रिम साधन है नहीं। तो इनकी भूमि उर्वर क्यों है? भूमि में कैसे अन्न उत्पादित हो जाता है? तो बात यह है कि ये नदियों का क्षेत्र है। हमने बताया कि सिंधु तंत्र यहां से होकर के गुजर रहा है और सिंधु तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी नदियां, उनकी सहायक नदियां, पूरा क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र से प्रवाहित क्षेत्र है। और नदियां अपने साथ, हिमालयी नदियां अपने साथ गाद लेकर के आती हैं और जब उनमें बहुत बड़ी मात्रा में जब वर्षा का जल भर करके आता है तो अपने तटबंधों को तोड़ करके क्षेत्रों में इनका जल फैल जाता है, आप पड़ोसी क्षेत्रों में, जिससे इनकी गाद पूरे क्षेत्र को ढक देती है। और ये गाद कैसी होती है? अत्यंत उर्वर होती है। ज्योग्राफी के अंदर इस चीज का हम अध्ययन करेंगे, किंतु ये जान लो कि ये गाद बहुत ज्यादा उर्वर होती है और इस गाद का ही ये परिणाम है कि ये बड़ी मात्रा में पूरी सभ्यता उर्वर है। इसीलिए ऐसे अन्नों का उत्पादन हो रहा है, ऐसी कृषि में अधिशेष उत्पादन हो पा रहा है। कृषि हो रही है इस बात के प्रमाण जान लेने भी जरूरी हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। प्रमाण में क्या क्या बातें जानने लायक हैं? जैसे कि कालीबंगा से कूड़, कूड़ यानी हल रेखाएं, हल से खींची गई रेखाएं, खींची रेखी रेखाएं क्या आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव के होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर कल्टीवेटर वगैरह लगा करके जब चलता है तो उससे कैसी रेखाएं टाइप सी कुछ बन जाती हैं, उस तरीके की चीजें कालीबंगा से देखने में आई। 9 प्रकार के अन्नों का उत्पादन किया जाता था, यह भी एक प्रमाण है, क्योंकि हमें 9 प्रकार के अन्नों के कुछ प्रमाण प्राप्त हो गए हैं। हो सकता है कि ज्यादा अन्न भी उत्पादित किए जाते रहे हों, कम तो नहीं ही किए हो गए होंगे, क्योंकि 9 तो हमें उस 9 के प्रमाण तो हमें प्राप्त हो ही गए हैं। बनावली से अच्छी किस्म का जौ मिला, लोथल से चावल मिला, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, किंतु गन्ने का यहां से कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब यहां से प्रश्न नहीं बनेगा
ये प्रश्न बनेगा गन्ने से। कह देंगे कि गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत होता था। सही है कि गलत है बताओ? तो गलत ही होगा। तो ये जान लिया, काम चल जाएगा। फिर इनकी सिंचाई के साधन क्या थे? इस सभ्यता में सिंचाई के साधन क्या थे? सिंचाई के साधनों की बात करें तो नहरों और नालों से सिंचाई नहीं होती थी, क्योंकि कृत्रिम नहरें नहीं बनाई गई थी। नदियां ही थीं, चाहे वो सिंधु की सहायक नदियां हों या उन सहायक नदियों जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सारी नदियों की सहायक नदियां रही हों। बहुत सारी सहायक नदियां हैं, किंतु उन सब के बारे में जानना जरूरी नहीं। उन सारी नदियां ही नदियां हैं, किंतु कोई नहर विकसित नहीं हुई है। क्यों विकसित नहीं हुई है? क्योंकि इन्होंने उस चीज को अभी तक अपने मस्तिष्क में नहीं बिठाया है, उसको करने की कोशिश इन्होंने नहीं की है। सिंचाई के माध्यमों में ये कुओं से सिंचाई कर लेते हैं। कृत्रिम जल संचय प्रणाली विकसित कर ली है। कृत्रिम जल संचय मतलब जो वर्षा का जल होता है, जल संग्रहण करने के लिए इन्होंने कुओं को बनाया है। कुओं में संग्रहण हो जाता है। डैम जैसी एक प्रणाली विकसित कर ली है। डैम जैसी प्रणाली विकसित करी है, और उस डैम जैसी प्रणाली में जल को भंडारित किया जाता है और फिर सिंचाई के लिए बाद में उपयोग किया जाता रहा है। ऐसे प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं, किंतु नहरों नालों से प्रमाण प्राप्त नहीं होता। प्रश्न होगा कि नहरों और नालों से सिंचाई की जाती थी, तो बिल्कुल गलत। अब कृषि पे हमारा पूरा बात खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा कृषि के बारे में जानना जरूरी नहीं। अब बात करते हैं उद्योगों की, क्योंकि उद्योग दूसरा डायमेंशन है। उद्योगों के अंतर्गत हमें 4-5 तरीके के उद्योगों को पढ़ना पड़ेगा। 4-5 तरीके के उद्योगों में सबसे पहला वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, मिट्टी उद्योग, प्रस्तर उद्योग, प्रस्तर यानी पत्थर से बनाए जाने वाले यंत्रों का जो कारखाना वगैरह हैं इनके यहाँ। धातु उद्योग, धातु से बनने वाली सामग्रियां। लकड़ी का उद्योग, लकड़ी से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो लकड़ी उद्योग। इन 5 तरीके के उद्योगों को जान लिया तो बस हमारा उद्योग का आयाम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग की, सबसे पहले वस्त्र उद्योग की बात, क्योंकि वस्त्र उद्योग डायरेक्टली कनेक्टेड है कृषि से। कृषि के अंदर हमने देखा कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लग गया है, और जब कपास का उत्पादन होगा तो उसका उपयोग ही ये है कि उससे धागे बनाए जाएं। धागे बनेंगे तो उससे वस्त्र बनेगा। वस्त्र में ही उपयोग हो सकता है, और कहाँ उपयोग होगा उसका? कपास के भारी उत्पादन से वस्त्र उत्पादन भी बड़ी मात्रा में हुआ, इसलिए इस सभ्यता का जो सबसे विकसित उद्योग है वो भी वस्त्र उद्योग ही है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा, वस्त्रों की बहुत सारी प्रकार हो सकते हैं। सूती वस्त्र हो सकता है, ऊनी वस्त्र हो सकता है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र हो सकते हैं। इस सभ्यता के अंदर सूती वस्त्र उद्योग चरम स्तर पर है। सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण चल रहा है। वस्त्र उद्योग से संबंधित इतनी चीज जान ली कि ये उन्नत ही नहीं, अत्यंत विकसित है। साथ ही सूती वस्त्र उद्योग में इन्होंने ज्यादा प्रमुखता से काम किया है। तो इसके कुछ प्रमाण भी जान लें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि कुछ प्रमाणों के अंतर्गत हमें पहला प्रमाण प्राप्त होता है, तिपतिया सोहल ओढ़े हुए एक व्यक्ति की मूर्ति हमें दिखाई देती है। तिपतिया शॉल को ओढ़े हुए एक व्यक्ति की मूर्ति
मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होती है। इतिहासकार मानते हैं कि एक पुजारी की मूर्ति है, क्योंकि इसकी आंखें थोड़ी अर्ध झुकी हुई हैं। आपने देखा होगा चित्र, नहीं देखा होगा तो आप डाल लीजिएगा पुजारी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता। इमेज आपके सामने होगी, गूगल आपके पास है ही। तो इस तरीके की अर्ध झुकी हुई आंखें उसकी देख करके ये अंदाज लगाया जाता है कि ये पुजारी की रही होगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये शासक वर्ग की रही होगी किसी की, क्योंकि उसके सिर पर एक जो है कि आभूषण टाइप पहने हुए, जिसे कि हम मान सकते हैं कि उस समय में वो उसका ताज रहा हो। तो इस बात पे ये भी तथ्य निकाला जाता है कि पुजारी वर्ग ही तो कहीं शासक वर्ग नहीं रहा होगा। शासक वर्ग में पुजारी ही वर्ग की प्रभुता तो नहीं रही। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, यहां हमें नहीं जाना। तिपतिया शॉल वो ओढ़े हुए है, यानी कि 3 पत्तियों वाले आकार का। देखो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके के आकार की उस पर डिजाइन बनी हुई है। इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है उस पे। बहुत सारे इसी तरीके से कुछ पुष्प टाइप खेले हुए हैं। तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये 3 पत्तियों की कढ़ाई की गई है, यानी इस बात से ये भी प्रमाणित होता है कि ये कढ़ाई करना जानते हैं वस्त्रों पे। दूसरी बात, वस्त्र वो पहने हुए है, दिख रहा है साफ साफ। तीसरी बात कि ये दूसरा प्रमाण मोहनजोदाड़ो से ही हमें प्राप्त होता है कि मजीठ रंग के कपड़ा मिला है, जो कि एक चांदी के बर्तन में रखा हुआ मिला है। यह दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है, वो है उपकरणों, यानी उपकरणों में यानी उस तरह टाइप कुछ है। उपकरणों में लिपटा हुआ वस्त्र, यानी उस तरह टाइप कुछ चीज हो सकती है, या कोई और चीज उपकरण हो सकता है। उन उपकरणों में लिपटा हुआ वस्त्र मिला है। ये चीजें तो प्रमाण के स्वरूप में मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। किंतु आप तिब्बतिया शॉल वाले उदाहरण को जान लेंगे, आपका काम हो जाएगा, बाकी जानने की जरूरत नहीं। कालीबंगा से भी ऐसे ही कुछ प्रमाण मिले हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन पर छाप मिली है, जैसे कि वस्त्र की छाप हो। जैसे कि कोई मिट्टी के बर्तन पर वस्त्र बहुत दिनों तक लिपटा रहा हो, तो बहुत दिनों तक लिपटे रहने के कारण वस्त्र की वहां सड़ने गलने के कारण से एक छाप सी छूट जाती है। वो चीज हमें देखने को मिलती है कालीबंगा से। यहीं से वस्त्र में लिपटा हुआ उस तरह मिलता है। आलमगीरपुर से मिट्टी की एक नाद पर एक वस्त्र की छाप दिखाई देती है। इतने सारे प्रमाण वस्त्रों से संबंधित हैं, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, ये प्रमुख हैं, किंतु इसमें तिब्बतिया शॉल वाला उदाहरण अपने आप में प्रमुख है। अब आगे बढ़ते हैं। उद्योगों के ही अंतर्गत हमने बात की थी कि अब हम वस्त्र उद्योगों के बाद मिट्टी के उद्योगों की बात करेंगे। मिट्टी के उद्योगों के अंतर्गत जो हमारी बात है कि ये क्या चीजें मिट्टी से बना रहे हैं, क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ये मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं। इन इस सभ्यता के अंदर बड़ी मात्रा में जो नगरों के नमूने, आवासीय ग्रहों के नमूने मिले हैं, उनमें ईंटों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया है। और ईंटें पक्की हैं, ईंटों का आकार चौकोर है, ईंटों का अनुपात 1:2:4 है। ये चीजें हमने जान ली हैं। ईंटें पकाई गई हैं, कैसे पकाई गई हैं ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बड़ी मात्रा में मृदभांड देखने में मिले हैं, जो कि मिट्टी से ही बनाए गए हैं, पके हुए हैं, डायरेक्ट कच्चे नहीं हैं। आज भी घड़े वगैरह बनते हैं, सब पका करके बनते हैं, उसी प्रकार से बने हुए हैं।
हमें बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं मिट्टी की, जैसे कि मधुच्छिष्ट विधि से तो उसकी मिलती हैं धातु की मूर्तियां। इसकी जो है कि मूर्तियां चकोटी विधि है। चकोटी विधि का मतलब है कि अनगढ़ टाइप की कुछ मूर्तियां बना दी जाती हैं, हाथ से उसे शेप दे दी जाती है। चलो मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा कि आज भी हिंदू परिवारों के बच्चों की खास करके मैं बात करूं तो उनके परिवारों में उन्होंने देखा होगा कि कई अवसर ऐसे होते हैं जहां उनकी माताएं बहनें इस प्रकार की कुछ प्रतिमूर्तियां तैयार करती हैं, जैसे कि गौरी की और शिव गौरी की, ऐसी तरीके से कुछ मूर्तियां तैयार की जाती हैं। तो उसी तरीके से क्या उसमें कोई एक पैटर्न होता है? क्या वो मनुष्य जैसी दिखती हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या उनकी शक्ल मनुष्य से मैच करती है? नहीं करती, किंतु मूर्तियां तो होती हैं। हम उन्हें शिव गौरी तो कहते ही हैं, यानी ये उनके प्रतिरूप हैं। उसी प्रकार से हाथ से डायरेक्ट मूर्तियां बनाई गई हैं, अनगढ़ टाइप बनी हुई हैं, उनमें एक निश्चित शेप नहीं है, यानी कि वो चकोटी विधि से बनाई गई हैं, हाथों से बना दी गई हैं। तो ऐसी अनगढ़ मूर्तियां बहुत बड़ी मात्रा में मिलती हैं। उन अनगढ़ मूर्तियों में प्रकृति, मातृ प्रकृति के स्वरूप में हमें बहुत पशु पक्षियों की भी मिलती हैं, बैल सांड इन सब जानवरों की भी मिलती हैं, स्त्री की बहुत प्रतिमूर्तियां मिलती हैं। ये सारी चीजें मूर्तियों के अंतर्गत। खिलौने भी देखने को मिलते हैं, बैलगाड़ी का मिलना, चाहे मानव की आकृति का मिलना, बहुत सारी चीजें खिलौने मिलते हैं। तो मिट्टी के उद्योगों के अंतर्गत हमने बात कर ली, इतना काफी। प्रस्तर उद्योग यानी पत्थर से ये बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं? प्रस्तर से बहुत सारी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, पशुओं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, संश्लिष्ट पशुओं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। संश्लिष्ट पशु कैसे? यानी कि ऐसे पशु जो कि पौराणिक स्वरूप में दिखाई देते हैं, पौराणिक कथाओं में जैसे दिखाई देते हैं, जो कि वास्तविक नहीं होते। गाय गाय जैसी नहीं होती, गाय का स्वरूप कुछ अलग हो जाएगा। आपने देखा होगा, आज भी सुना होगा कि बराह स्वरूप में एक अलग प्रकार की हमें मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें ऊपर का जो सर है वो एक सूकर के शरीर के समान है और नीचे का धड़ मनुष्य के समान है। ऐसे नरसिंह भगवान की जो मूर्ति दिखती है उसमें हम ऊपर का सर कैसा दिखते हैं? जैसा कि सिंह का होता है, और नीचे का सर नीचे का जो धड़ है वो एक मानव आकृति के समान है। तो इस प्रकार की मूर्तियां संश्लिष्ट प्रकार की मूर्तियां हैं, पौराणिक मूर्तियां हैं। प्रस्तर मूर्तियों में ऐसी मूर्तियां भी देखने को मिली हैं, साधारण पशुओं की मूर्ति भी मिली है, कुबड़ वाले सांड की भी बैल की मूर्तियां मिली हैं। तो ये सारी चीजें, ये जानना जरूरी नहीं कि कहां से कौन सी मूर्ति मिली है, इस तरीके का आप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब प्रस्तर के अंतर्गत मोहरें मिली हैं। हमने बताया कि मोहरें, जब हमने आपको पढ़ाया तो बताया कि मोहरें किससे बनी है? सैल खड़ी पत्थर से बनी है। सैल खड़ी पत्थर है, तो इतनी बात काफी है। मन का हमने बताया कार्नेलियन या लाजवर्थ, ये सब पत्थर हैं, इससे ही मन का बना है। अब उद्योग के अंतर्गत चौथा उद्योग धातु उद्योग। धातु उद्योग के अंतर्गत हमें मूर्तियां देखने को बहुत सारी मिलती हैं, वही संश्लिष्ट मूर्तियां या साधारण मूर्तियां, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। जैसे कि एक नर्तकी की मूर्ति बड़ी फेमस है, मोहनजोदारो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि अपने आप में ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि नग्न अवस्था में है, जिसका एक हाथ तो उसकी कमर पर रखा हुआ है, एक हाथ नीचे साधारण अवस्था में है, एक हाथ में पूरा आभूषण पहने हुए है, त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। ये सारे पॉइंट्स हैं उसके अंतर्गत।
किस विधि से बनाई जाती हैं धातु की मूर्तियां? तो मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती हैं, लुप्त मोम विधि से बनाई जाती हैं। इतिहासकारों ने जब अध्ययन किया हड़प्पा सभ्यता का, तब तक वो ये नहीं जान सके कि ये मूर्तियां जो धातु की बनी हुई हैं, ये मधुच्छिष्ट विधि से बनी हैं, लुप्त मोम विधि से बनी हैं। ये चीज इन्होंने चोल काल के अंतर्गत जब इतिहास को इन्होंने जाना, तब इस चीज को समझ पाए। जो हम चीज चोल काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, वही चीज यहां भी दिखाई दे रही है। आज से 5000 वर्ष पूर्व लगभग हमें दिखाई दे रही है। मधुच्छिष्ट विधि क्या है, प्रश्न उठ जाना चाहिए। लुप्त मोम विधि क्या है? लुप्त मोम विधि का मतलब है, सबसे पहले एक मोम का एक बड़ा ढांचा लिया जाएगा, उसमें जैसी आकृति बनानी है वैसी आकृति उसमें उकेर दी जाएगी। जैसे कि किसी मानव की आकृति को बनाना है, उस मानव की पूरी जो संरचना है उस मोम में उकेरी जाएगी, वो सारी शेप उस मोम के अंतर्गत ढाली जाएगी। फिर उसके बाद उस मोम पर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाएगा, और मिट्टी का लेप चढ़ाने के बाद उसको पकने के लिए रख दिया जाएगा। मिट्टी का लेप पक गया, मोम उसके अंदर पिघल गया होगा क्योंकि गर्म हो रहा है, मोम पिघलने वाली चीज है। तो एक साइड से कहीं से थोड़ा सा उसमें छिद्र करके, उसमें थोड़ा फोड़ करके उस मोम को निकाल दिया जाता है, और प्रगलित धातु का मतलब पिघली हुई धातु को इसमें भर दिया जाता है, इस छेद के माध्यम से, इस छिद्र के माध्यम से। तो जिस स्वरूप की आकृति वो थी, उसी शेप में वो धातु स्वरूप ले लेती है, जो कि ठंडा होने के बाद एक मूर्ति के स्वरूप में हमारे सामने होती है। बताइए, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कितनी बुद्धिमत्ता का ये उदाहरण पेश कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने इन चीजों को सबसे पहले जाना तो उनकी आंखें फटी रह गईं। ये कितनी उन्नत सभ्यता है। जिस दौर में मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता इतनी उन्नत नहीं है, जहां यूरोपीय सभ्यता कपड़ा पहनना नहीं सीखी है, नग्न अवस्था में घूम रही है, जो घर बनाना नहीं सीखी है, अभी भी लोग बंजारे, खाना बदोश, पशु पालन करते हुए इधर से उधर भटक रहे हैं। ये लोग 5000 वर्ष पूर्व इस अवस्था को पहले ही प्राप्त कर चुके थे, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी साकार है। आज भी ग्रामीण व्यवस्था उस स्तर पे नहीं पहुंची है। भारत के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र दिखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की टक्कर के नहीं है। वहां ये सारे काम नहीं दिखते। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश हमें दिखाई देता है, जहां उनके अपने उद्योग धंधे नहीं है, जहां उनकी व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है, वहां आर्थिक प्रणाली में केवल कृषि है, वहां कलाओं के पैटर्न में हमें ये सारी चीजें नहीं दिखती। यहां मूर्तियों को बनाने के लिए ये सारी चीजें नहीं दिखती। ये अब अलग प्रकार का ढांचा विकसित हो गया। अब ये शहरों में दिखता है, अब एमएनसीज इस चीज को बनाती हैं, किंतु ये चीज हमने ग्रहण की है, कहीं से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है? ये चीज हमें दिखती कहां है? इतिहास के अंदर हमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर दिखाई देती है। अब हम बात करें कि लकड़ी उद्योग की। लकड़ी उद्योग के अंतर्गत सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि ये नाव बना रहे हैं, क्योंकि व्यापार किससे करेंगे? तो नाव बना रहे हैं। लकड़ी के खिलौने भी बनाते हैं। नाव और खिलौने, बस इतना जान लिए, काम का हो गया आपका। उद्योगों के अंतर्गत एक शिल्प पॉइंट आप डाल सकते हैं कि शिल्प कलाएं, उस शिल्प कलाओं के अंतर्गत ये सारे उद्योग सम्मिलित हो जाएंगे। उसमें ही एक पॉइंट आभूषण भी आ सकता है। आभूषण, ये लोग आभूषण बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे आभूषण यहां से देखने को मिले। आभूषणों के अंतर्गत किस धातु के आभूषण? बहुत
कई धातुओं के आभूषण हमें देखने को मिले, जैसे कि सोना, चांदी तो है ही, साथ ही हमें सीप के, हाथी दांत के, इस तरीके के आभूषण भी मिले। आभूषणों में हम मनके की बात कर ही चुके हैं, ये भी एक प्रकार का आभूषण ही है। ये तो रही रॉ मटेरियल की बात, सोना, चांदी, सीप, शंख, चाहे हाथीनाथ, चाहे कार्लेनियन या लाजवर्द मणि, किंतु ये चीजें सामग्री आभूषणों के रूप में ये बाजूबंद पहनते हैं, गले के हार पहनते हैं, ये महिलाएं चूड़ियां टाइप कुछ चीजें पहनती हैं, सर पर कुछ पट्टी टाइप बांधा हुआ, जो हमने पुजारी के बारे में बताया, तिपतिया सॉल वाला, वो जो पहने हैं वो भी आभूषण है। इस तरीके के आभूषण, और आभूषणों के बारे में ये बात प्रमुखता से जानने योग्य है कि आभूषण कई ऐसे हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं, यानी इस दौर में केवल स्त्रियां ही आभूषण नहीं पहनती हैं। आधुनिक तरीके से, जैसे कि आज के समय में पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, पुरुष भी अंगूठी में नग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गले में चेन पहनने का नया रिवाज चला है। अभी ये मोटी चेन डाल लेते हैं, जैसे कि किसी गधे घोड़े के गर्दन में सांकर पड़ी हो, है ना, उस तरीके से। तो दोनों ही इस सभ्यता के अंतर्गत आभूषणों का उपयोग करते दिखाई देते हैं। उद्योग की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं व्यापार की ओर। व्यापार में बात करें तो आजीविका का इनका ये सबसे बड़ा साधन है। व्यापार आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। कैसे है? हमने बताया कि ये नगरीय सभ्यता है, और जो नगरीय सभ्यता होगी, कृषि से इतर दूसरी आर्थिक गतिविधियों में उनका विशेष ध्यान होगा। कृषि तो ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, नगरीय क्षेत्रों में क्या होगा? नगरीय क्षेत्रों में या तो उद्योग होंगे, और जब उद्योग होंगे, जो विनिर्मित माल होगा उसको व्यापार करने की जरूरत तो होगी, बाहर भेजने की जरूरत तो होगी, बेचने खरीदने की जरूरत तो होगी। तो ये व्यापार अंतर्देशीय भी करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी करते हैं। ये व्यापार भारत के, यानी इस सभ्यता के आंतरिक हिस्सों में, पश्चिमी पंजाब हो, चाहे पूर्वी पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, कोई भी स्थल, महाराष्ट्र तक, उन सब क्षेत्रों के अंतर्गत तो ये अंतर्देशीय इनका व्यापार चलता ही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया कि इनका मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा है। हम पढ़ेंगे कि क्या प्रमाण है उनके व्यापारिक पहलुओं के मध्य में। जैसा कि हमने मोहरों से ज्ञात किया था, मोहरों को हमने जब पढ़ा था तब जाना था कि उनकी मोहरें हमें यहाँ मिली हैं और हमारी मोहरें वहां मिली हैं। उनकी मोहरों की शेप अलग प्रकार की है, हमारी मोहर की शेप अलग प्रकार की है। तब हमने जाना कि व्यापार का जो पहलू था वो कितना विस्तृत था, कैसे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर हमने ये भी बता दिया व्यापार अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय दोनों हो रहा है बड़ी मात्रा में। फिर अब बात करेंगे कि इनकी जो व्यापार करने के लिए माल तो चाहिए। व्यापार करने से पहले हमें कुछ चीजें अपने यहां बनानी पड़ेंगी, कुछ चीज हमें अपने यहां पे निर्मित करनी पड़ेंगी। कृषि से जो अन्न उत्पादित हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कुछ हमें उद्योगों में विनिर्मित करना पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ कच्चा माल उपलब्ध है उससे तो हम चीजें बनाएंगे ही, किंतु जो चीज उपलब्ध नहीं उसको तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, तभी हम विनिर्माण अच्छे से कर सकते हैं। और एक अच्छी सभ्यता, एक उन्नति करने वाली सभ्यता का ये गुण है कि वो कच्चा माल आयात करके अपने यहाँ पे उसका विनिर्माण करती है और फिर दूसरे बाजारों में खेप देती है। जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर देखेंगे कि ब्रिटिश काल में किस तरीके से उपनिवेश स्थापित करके भारत के अंदर भारत का दोहन किया जा रहा।
द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के अंदर वो लिखते हैं दादा भाई नौरोजी कि कैसे भारत का दोहन किया जा रहा है। चलो वो अलग पहलू है, किंतु जरा सोचिए ब्रिटेन की तरफ से कि ब्रिटेन की उन्नति का मूल क्या है। ब्रिटेन की उन्नति का मूल तो यही है, कच्चे माल के रूप में यहां से कपास को ले जाना, सस्ते में खरीद ले जाना, वहां जाकर के मशीनों के माध्यम से उसका विनिर्माण करना, सूती वस्त्र बनाना और भारत के बाजार में खेप देना और भारी रकम कमाना। उसी से औद्योगिक क्रांति हुई। आज जितना डेवलपमेंट उस यूरोपीय सभ्यता के अंदर दिखाई देता है, उसके मूल में भारत का पैसा है, भारत का धन लगा हुआ है। किंतु जरा ब्रिटेन की ओर से समझिए कि ब्रिटेन ने उन्नति की तो क्यों की। आज क्या हम उस समय में पिछड़े, चाहे मिडेवल हिस्ट्री के अंदर, खास करके मिडेवल हिस्ट्री के बाद से हम पिछड़ना प्रारंभ हुए, और ब्रिटिश समय में तो लगभग लगभग पिछड़ ही गए पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने सिवाय दोहन के कुछ देश के लिए किया नहीं। क्योंकि हमारा जो व्यापारिक पैटर्न है वो हमारे अनुकूल नहीं रहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल आयातित कर लेते हैं कुछ जगहों से, जैसे कि चांदी का ईरान से आयात किया जाना, सोना कोलार की खानों से आयात किया जाता है। कोलार की खाने हमारे ही यहाँ पे हैं, इसी सभ्यता के अंदर। कोलार कर्नाटक के अंतर्गत है, तो वहां से प्राप्त कर लिया। टीन चिरांद से प्राप्त कर लिया, तो टीन चिरांद ये बिहार के अंदर है। ये सभ्यता बिहार तक विकसित नहीं थी, किंतु टीन बिहार से ले लेते थे, चिरांद से ले लेते। तांबा गणेश्वर की खानों से, खेतड़ी से आता था। ये राजस्थान के अंदर है खेतड़ी। यानी अपने देश के अंदर तो ये कर ही रहे हैं, बाहर से लाजवर्द मणि ला रहे हैं। लाजवर्द मणि क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं, मन के बनाने में उपयोग होता है। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से आता है। टीन भी अफगानिस्तान से लाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम दूसरी सभ्यताओं से ले आते हैं। अब बात करते हैं कि व्यापार उन्नत क्यों था। इतना उन्नत होने के पीछे कुछ रीजन तो रहे होंगे। क्या कारण, कोई कारण तो जरूर रहा होता है। किसी की उन्नति के पीछे, किसी की सफलता के पीछे, किसी की असफलता के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर निहित होता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट का नजरिया इस प्रकार का होना चाहिए, बिल्कुल विश्लेषणात्मक तरीका होना चाहिए। तो हम यहां विश्लेषण करते हैं कि इनका व्यापारिक पैटर्न इतना उन्नत था तो था क्यों, कारण क्या थे। कारण था कच्चा माल उपलब्ध था। ये कुछ माल बाहर से मंगा जरूर रहे हैं, पर हमने अभी पढ़ा कि ये सारे क्षेत्र हमारे भारत के अंदर सम्मिलित हैं। कुछ क्षेत्र जो बाहर से माल आयात किया जा रहा है, कुछ ही किया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल तो अपने यहां पे ही है, उसके लिए हमें धन देने की आवश्यकता नहीं होती। हम डायरेक्ट उस कच्चे माल से विनिर्माण कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है कि विनिर्मित उद्योगों का विकास हो चुका है। विनिर्मित उद्योग, विनिर्माण करने वाले उद्योगों का विकास। उद्योगों के चैप्टर से संबंधित जब पॉइंट्स में हमने, उद्योगों से संबंधित पॉइंट में हमने पढ़ा कौन कौन से उद्योग हैं। जब उद्योगों का विकास हो गया तो कच्चे माल से बड़ी मात्रा में उसको परिवर्धित किया जा सका, जो कि अन्य सभ्यताओं में नहीं हो सका। तो उसकी वहां पे जरूरत महसूस हुई, हमने यहां से ले जाके उन बाजारों में खेपा। इस सभ्यता के पास बाट, माप तौल की इकाई है। माप तौल की इकाई से बड़ी सुगमता हो जाती है व्यापार के अंदर।
माप तौल की इकाई होती है तो सुगमता पूर्वक वस्तुओं को तौला समझा जा सकता है। मोहरों का विकास हो चुका है। मोहरों से क्या हो रहा है? मोहरें प्रामाणिकता के लिए उपयोग की जाती रही हैं, पहचान के लिए उपयोग की जाती रही हैं, और इस बात के भी प्रमाण हैं कि संभवतया मोहरों का उपयोग लेन देन के उपयोग में किया जाता रहा होगा। मोहरों के साथ सीपों का भी उपयोग किया जाता रहा होगा। ऐसे इतिहासकारों के बीच में तथ्य है। और जब मोहरों से आदान प्रदान होगा तो जो वस्तु विनिमय की प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि बहुत घातक भी कभी कभी सिद्ध होती है व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापार को मोहरों या मुद्राओं की जो आवश्यकता है वो विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय से पूर्ति नहीं हो सकती। इनके पास एक अच्छी लिपि है जिसे हम भाव चित्रात्मक लिपि कह रहे हैं। इनके पास इस लिपि का ये परिणाम है कि ये अपनी बात को एक दूसरे से साझा कर पाने में सक्षमता महसूस कर पा रहे हैं। एक दूसरे से इनके संबंध लिपि के कारण सुदृढ़ हैं। इसलिए इनका आर्थिक व्यापारिक ढांचा भी सुदृढ़ है। और राजकीय संरक्षण मिलना, सामाजिक ऐसी सोच होना, सांस्कृतिक अनुकूलताएं होना, ये सब तो बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे तो ये सब चीजें भी नहीं होंगी। राजकीय संरक्षण मिलेगा तो लोग उस कार्य में लगेंगे, उस कार्य को करने के लिए उत्साहित होंगे। इनका यातायात का साधन विकसित है, क्योंकि व्यापार करने के लिए यातायात के साधन की बहुत बड़ी जरूरत है। आज मोदी जी बड़ी मात्रा में भारत में कनेक्टिविटी विकसित कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र अभी तक उन्नत नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं उसके पीछे यह फैक्टर काम करता है कि उनकी कनेक्टिविटी हाईवेज से नहीं बन पाई है, उनकी कनेक्टिविटी शहरों से नहीं बन पाई है। जो आर्थिक प्रणालियां शहरों के अंदर विकसित हो रही हैं वो वहां पे नहीं आ सकी हैं, क्योंकि वो आर्थिक प्रणालियां कहां आएंगी जहां सड़कें होंगी, उन्नत सड़कें होंगी। आज जब मोदी जी बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विदेशों को यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ निवेश कीजिए, निवेश लाइए, एफडीआई करिए यहाँ पे, तो विदेश कहता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए तब हम आएंगे। इसीलिए मोदी जी इतनी बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं। जगह जगह पर सड़कों का निर्माण करना, बड़ी मात्रा में संचार के साधनों का निर्माण करना, वंदे भारत जैसी ट्रेन को चलाना, बुलेट ट्रेन की तर्ज पे ही चल रही है एक तरीके से। हाई स्पीड ट्रेन्स का चलना हो, चाहे वायुयान कनेक्टिविटी यानी कि एयरलाइंस की जो कनेक्टिविटी बन रही है वो अति सुदृढ़ है। तो संचार के साधन, आज तो इंटरनेट भी इसमें सम्मिलित हो गया। इंटरनेट अच्छा नहीं होगा तब भी एफडीआई आने में उतनी अनुकूलता नहीं होती। आपके यहाँ पुल अच्छे नहीं होंगे, आपके यहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं होंगी, आपके यहाँ पे चलने के यातायात के साधन अच्छे नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। भंडारण करने के साधन अच्छे नहीं होंगे तो नहीं काम चलेगा। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। यहाँ विकसित यातायात हो चुका, इसलिए व्यापार विकसित हो रहा है, क्योंकि क्योंकि सड़कें विकसित कर ली हैं। चाहे वो कच्ची ही सड़कें हैं, सड़कें पक्की नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, किंतु उस पर बैलगाड़ी तो चलाई जा सकती है। इन्होंने बैलगाड़ी का विकास कर लिया है। अब बैल से गाड़ी चलाई जा रही है। इक्का गाड़ी भी कहते हैं, बैलगाड़ी इक्का गाड़ी भी कहते हैं इसे। उसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि उसमें एक पहिया लगा हुआ है। पहिया कैसा उपयोग किया गया है? हमने देखा नवपाषाण कालखंड के अंतर्गत पहिए का विकास हो चुका था, जिसमें स्पोक नहीं था। आज भी वैसा ही पहिया है, आज थोड़ा परिवर्धित स्वरूप में है, किंतु उसमें भी स्पोक नहीं है, ठोस है, उसमें तीलियां नहीं है, तो चलने में थोड़ा भारी होगा, किंतु पहिया तो है ही जिससे इक्का गाड़ी चल सकती थी।
तो ये जो इक्का गाड़ी है ये अंतर्देशीय यातायात के साधनों के लिए उपयोग में लाई जाती थी। मतलब क्या है? मतलब ये है, मतलब स्पष्ट है कि जो सभ्यता के आंतरिक क्षेत्र हैं, उन आंतरिक क्षेत्रों से विनिर्माण के क्षेत्रों से पत्तनों तक या नगरों तक माल को ले जाने के लिए इक्का गाड़ी का उपयोग किया जाता था और पत्तनों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। यानी यातायात के साधनों में इक्का गाड़ी का विकास होना और नावों का विकास होना इनकी व्यापारिक क्रांति के लिए बहुत सुदृढ़ता लाई। इस परिप्रेक्ष्य में व्यापारिक राजधानी लोथल को बिल्कुल याद रखिए, जहां से गोदीवाड़ा मिला है। हम पहले बता चुके हैं, अब उस ओर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापार के बारे में अन्य तथ्य जैसे कि मध्य व्यापारिक बस्ती जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जैसे कि हमने इस सभ्यता का उपनिवेश बताया कौन कौन सी थी, सतरघई और मुंडीगात जो कि अफगानिस्तान में थी, हम इस चीज को जान चुके हैं। सिंध एवं मेसोपोटामिया से संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, ये किस बात से प्रमाणित होता है, ये भी बात जान लेना बिल्कुल जरूरी है। क्या प्रमाण है हमारे पास, क्या प्रमाण है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता के मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया सभ्यता का एक हरिताभ क्लोराइड टुकड़ा मिला है, हरिताभ रंग का क्लोराइड का टुकड़ा मिलना जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का एक नमूना है। हमारी इस सभ्यता से, आईबीसी से ऐसा कोई नमूना नहीं है मिलता। मतलब इस सभ्यता का नमूना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने प्रमाण ज्यादा नहीं मिले। मोहनजोदड़ो से एक प्रमाण मिलना, हरिताभ रंग का क्लोराइड का टुकड़ा, जो ये बात प्रमाणित करता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आता रहा होगा जो कि मेसोपोटामिया से रहा होगा। दूसरा प्रमाण मेसोपोटामिया से ही संबंधित कि मेसोपोटामिया में एक अभिलेख है, उस अभिलेख पर तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वो मेसोपोटामिया का अभिलेख कहता है कि मेसोपोटामिया का जो संबंध है वो मेलुहा और ढिलमुन और मगन से संबंध है। मेलुहा, इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा संत सैंधव क्षेत्र है जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं। सप्त सैंधव का मतलब क्या है, सिंधु से सिंचित क्षेत्र, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, यानी मेलुहा हड़प्पा सभ्यता है। मेसोपोटामिया की अभिलेख कहता है कि मेलुहा से मेसोपोटामिया के संबंध है। ढेलमुन से संबंध है। ढेलमुन कौन सा, फारस की खाड़ी का बहरीन का जो क्षेत्र है। और ढेलमुन के बाद मगन के बारे में अभी तक इतिहासकार कोई प्रमाण नहीं निकाल सके, इसलिए वो अज्ञात है। एक और मॉडल मिला है, ममी का मॉडल लोथल से मिलना, यह प्रमाणित करता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा जो वैदेशिक है, क्योंकि उस हमारे यहाँ जो सब संस्कार की जो प्रणाली है, हम उसे दफनाते तो हैं, हम सबके लिए, यानी हड़प्पा सभ्यता में सब संस्कार की तीन प्रकार की विधियां हैं, आगे पढ़ेंगे। उसमें पूर्ण समाधिकरण का मतलब यह है कि सबको दफनाया जाता है, किंतु किसी मबी के रूप में नहीं दफनाया जाता, किसी ताबूत के अंदर रख के नहीं दफनाया जाता। ये तो मिस्र के अंदर होता है। मम्मी का जो मॉडल है वो मिस्र सभ्यता से संबंधित है। तो वहां से ये बात पता चलती है कि मिस्र सभ्यता का कोई व्यक्ति यहां आया होगा, कोई व्यापारी यहां आया होगा, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई होगी और यहाँ के लोगों ने उसकी सभ्यता के अनुसार, उसके रीति रिवाजों के अनुसार उसको मम्मी के मॉडल में दफनाया होगा। तो ये सब हमारे प्रमाण थे। फिर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के इस सभ्यता में नहीं थे। शायद सिक्के का काम मोहरों के माध्यम से किया जाता था।
इतने के साथ हमारी आज बात समाप्त होगी और इतना कॉन्सेप्चुअल हमने इस चैप्टर को तैयार किया जिससे एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना है ही नहीं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 5 क्वेश्चन आता है तो 4 जरूर आपसे बन जाएगा। 10 क्वेश्चन आता है तो 9 या 8 आप बना देंगे। और जो वो क्वेश्चन रह गया उसके लिए आप कहीं विदेश में चली जाइए, इतिहासकार भी बन जाइए, तब भी उस क्वेश्चन को सॉल्व न कर पाओगे। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था सन 2023 में जो कि संभवतया पुरातत्वविदों से संबंधित था। तो आप किसी म्यूजियम को तलाश लीजिए, चाहे हिस्ट्री की पीएचडी कर लीजिए, तब भी नहीं बन पाता किसी किसी से वो क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन पे इतना ध्यान क्या देना जब 45-40 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो उतना मगजमारी नहीं करना, जहां से हम पकड़ सकते हैं वो चीज हम कंप्लीटली पकड़ लें। प्रीलिम्स को पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि हम उसके बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं, जो बहुत सारे आयाम बन सकते हैं, जैसे कि हम बनाते ही हैं, देखा है आपने, बहुत सारे आयाम बना करके ही पढ़ाते हैं। हमने आपको बताया कि हम नामकरण पढ़े, काल खंड पढ़े, क्षेत्र पढ़े, उसके आर्थिक पहलुओं में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारी चीजें पढ़े, उत्थान पतन पढ़ेंगे, योगदान पढ़ेंगे, उसके अंदर हम बहुत सारी मुद्राएं, मृदभांड, ये सारी चीजें, ये डायमेंशन ही तो है। तो डायमेंशंस हमारे बहुत सारे हों और वहां तक हमारी प्रत्येक डायमेंशन पर एक उथली निगाह पड़ जाए। उथली निगाह का मतलब जितना जरूरी है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, आपको इतिहासकार नहीं बनना। इसलिए ये अपने आप में नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट उपयोगी है। उपयोगी क्या कहें, बिल्कुल यही उपयोगी है। मैं ये कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं तो मुझ पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने इतने वर्षों के दौरान इस बात को समझा है। और जब मैंने 30 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, तब इस चीज को जाना है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तब मैंने ये पढ़ाने का एक तरीका विकसित किया है। हम आपके लिए, हमारा ऑफलाइन बैच चलता है, वहां सफलताएं मिल रही हैं। बहुत सारे बच्चे विभिन्न पीसीएस में जा चुके हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, इन सारी चीजों में जा रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं। नीट का हमारा अलग बैच चलता है, आईआईटी के लिए एक अलग पैटर्न है। किंतु मैं खास करके मेरी टीम इस चीज को यूट्यूब पर इसलिए लेकर के आए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ सकते, उनके पास धन नहीं है, उनके पास धनराशि नहीं है। तो आप सबसे हमारा ये निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें थोड़ा अंदर से आपके लिए करने के लिए और नई नई चीजें को ढूंढने के लिए, नया प्रयास करने के लिए, नए तथ्य लाने के लिए, नई तरीके से उसको डिजाइन करने के लिए हमें थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा हमें उत्थान मिलता है कि हम ये चीज करें। तो आप हमारे लिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जितना कि आप कर सकते हैं। इसमें करने में कोई आपका जाता तो कुछ है नहीं। इसी के साथ अब हम कल मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।